ओके, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और आज ही एमपीएससी कंबाइंड ग्रुप सी का पेपर कंडक्ट हुआ है। और इस पेपर में भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है अपकमिंग यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। अभी जो पैटर्न है एग्जाम्स का वो सारा स्टैंडर्डाइज्ड हो गया है। मतलब अगर आप बेसिक सोर्सेज पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज वगैरह अच्छे से करते हैं तो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। पीवाईक्यूज का काफ़ी हैवी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हैं या इनफैक्ट जो इस पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो मोस्टली हमारे बैच से, हमारे यूट्यूब वीडियोस वगैरह से सॉल्वेबल है। कैसे सॉल्वेबल है तो वन बाय वन देखते हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसका तरीका समझ लीजिए। वीडियो आपको पोस्ट करना है, अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। और बैच के लिए जो डिटेल्स हैं वो भी सारी कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, इसमें कह रहे हैं कि जो एक्ट ऑफ 1919 था उनकी खामियां, उनके डिफेक्ट्स की इंक्वायरी के लिए कौन सी कमिटी अपॉइंट हुई थी। मुदीमन कमिटी, साइमन कमिटी, लॉर्ड मैकाले कमिटी और हंटर कमिटी। देखो ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से होंगे। जो साइमन कमिटी है ये 1927 में इट वाज अपॉइंटेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसका पर्पस यही था कि 1919 के जो जो एक्ट की वर्किंग है उसे रिव्यू किया जा सके और रिफॉर्म सजेस्ट किया जा सके। तो जॉन साइमन के द्वारा ये हेडेड थी और जानते हो आप फिर इसको लेकर कितना विवाद, कितना विरोध हुआ था। और इस वजह से जो इसका सही आंसर है वो बी है। बी यानी साइमन कमिटी। सो आंसर इज ऑप्शन 2। बाकी के गलत है। देखो मुदिमन कमेटी की बात करें तो ये 1924 में अपॉइंट होती है और ये एजुकेशन और इंडियन पीनल कोड की ड्राफ्टिंग से जुड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू से नहीं। तो ये गलत हो जाता है। मैकाले आप जानते हो कई बार एग्जाम से पूछा गया है, 1834 का ये मैकाले कमेटी है और ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है ना। इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से लेना देना नहीं है, बहुत ही फेमस है मैकाले की एजुकेशनल कमेटी। देन इसके बाद जो हंटर कमेटी है जालियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करता है। तो अगेन यहाँ पे भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाली बात नहीं है। तो इस वजह से डी भी हमारे आंसर में नहीं आएगा। अगर आप एलिमिनेट करें, देखो मैकाले वाला तो कोई भी एलिमिनेट कर लेगा, जिन्हें बेसिक नॉलेज है वो भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन ऐसे ही हट जा रहे हैं। अब बच्चे ए और बी, तो मुद्दीमन भी हट जाता है, तो आंसर हमारे पास बचता है साइमन कमेटी। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा फर्स्ट वॉर था हार्डिंग के टाइम पे। एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो मुगल वॉर। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि रिसेंटली मैंने ये वायसराय एंड गवर्नर जनरल वाला टॉपिक आपको पढ़ाया है। तो इसमें आप ये देखो, जैसे हमने सबसे पहले ये चीज़ें समझी थी कि कौन कौन से वायसराय आते हैं, गवर्नर जनरल आते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई, वारेन हेस्टिंग के बारे में, कॉर्नवालिस के बारे में, जॉन सोर, वेलेस्ली है ना, बार्लो हेस्टिंग्स वगैरह। तो बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा था। देन मैंने आपको ये भी बताया था कि डलहौजी के टाइम पे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलता है। और इसी तरह से कैनिंग एल्गिन पे हमने बात करी थी। फिर आप ये देखो कितने सारे पीवाईक्यूज हैं जो पूछे गए हैं रिसेंटली। जैसे जालियांवाला बाग मैसेकर के टाइम पे वायसराय कौन थे, फिर यहाँ पे बंगाल पार्टीशन के टाइम पे वायसराय कौन थे, फिर डफरिन के टाइम से कौन सा इवेंट हुआ, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये देखो कौन वायसराय थे जिसने अपने कैपिटल को शिफ्ट करा था, और ये थीम एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिफ्टेड है, सीडीएस में पूछा गया। तो हर पेपर में आप चेक करो, देखो जीपीएससी में यानी गुजरात पीसीएस, वेस्ट बंगाल पीसीएस, सीडीएस, यूपीएससी का सीआईएसएफ, देन सीएपीएफ, एनडीए, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से। तो ये मस्ट है प्रिपेयर करना। तो इन्होंने कहा हार्डिंग के टाइम पे, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये आप चेक कर लो एक बार। तो अगर हार्डिंग की हम बात करें तो ये आप देख सकते हो हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हार्डिंग के टाइम पे। और इफ ये भी मैंने फिर आपको बताया था ट्रीटी ऑफ लाहौर भी इसी के टाइम पे होती है। और कई बार ये पूछा गया, इनफैक्ट आप देखो ना अफगानिस्तान पॉलिसी वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला सवाल कि किसने अफगानिस्तान के टूवर्ड्स एग्रेसिव पॉलिसी रखी, कौन सा वो वायसराय था। फिर यही क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछा गया था कि किसने एक स्पिरिटेड फॉरवर्ड पॉलिसी चलाई टूवर्ड्स अफगानिस्तान, कौन सा गवर्नर जनरल था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा एंग्लो मराठा नहीं, अफगान नहीं, मुगल नहीं, आंसर इज बी एंग्लो सिख वॉर। तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है वो 1845 में होता है और ये फर्स्ट मेजर वॉर था हार्डिंग के टाइम पे। और महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद काफ़ी इनस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उसी से ये ट्रिगर्ड होता है। बाकी देखो एंग्लो मराठा वॉर तो आप जानते हो 1775 में शुरू होता है। मैंने कंप्लीट टॉपिक मराठा टॉपिक पर वीडियो बनाई है और वो वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखी है। तो वहाँ से आप काफ़ी ईजिली याद कर सकते हो एंग्लो मराठा वॉर को। काफ़ी सारे सवाल हमने डिस्कस किए हैं।
फिर मुगल वॉर तो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि मुगल सब तक डिक्लाइन कर गए थे। एंग्लो अफगान वॉर जो हुआ, वो ऑकलैंड के टाइम पे होता है, ये याद रखना। ऑकलैंड के टाइम पे एंग्लो अफगान वॉर होता है, पूछा भी गया पेपर में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लो। ऑकलैंड की टाइम की एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो ये रहा ऑकलैंड, फर्स्ट अफगान वॉर जो है वो ऑकलैंड के टाइम पे होता है। बट यहाँ इन्होंने पूछा हार्डिंग के बारे में, तो एंग्लो सिख वॉर जो है वो आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में कौन सा क्लास सबसे ज्यादा फायदे में रहता है? फार्मर, जमींदार, इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्टिसन। इजी क्वेश्चन है, हमने कंप्लीट पढ़ रखा है परमानेंट सेटलमेंट वगैरह के बारे में, परमानेंट, महलवारी, जमींदारी, है ना। और हमने ये बात बहुत अच्छे समझी कि जो आर्टिसंस हैं, जो हाथों से चीज़ें बना रहे हैं, या जो किसान हैं जिन्हें पर्टिकुलरली जुताई करनी पड़ रही है, खेतों में फसल लगाने पड़ रहे हैं, उन्हें कोई फ़ायदा तो हुआ ही नहीं। तो ये आप एलिमिनेट भी करते हो इनफैक्ट ए को और डी को, तो आंसर आपका निकल के आ जाता है ओनली बी, यानी सिर्फ जो लैंडलॉर्ड से ज़मींदार है उन्हें ही फ़ायदा हुआ और बाकी सभी लोगों को यहाँ पे नुकसान देखने को मिला। तो आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, ओनली बी, देन ऑप्शन 4 होगा ओनली बी। पूरा लॉजिक मैं समझा सकता हूँ, बट यहाँ पे टाइम की कमी है हमारे पास। मैं सेपरेट वीडियो मैंने ये समझाया हुआ है, वो आप चेक कर लेना, है ना। आप लिखोगे परमानेंट सेटलमेंट फैसेट्स ऑफ यूपीएससी, तो वो वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, बैच में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद शानदार है। कह रहे हैं कौन सा न्यूज़पेपर लिटरेचर लाला लाजपत राय जी से जुड़ा हुआ नहीं है? इन्होंने पंजाबी न्यूज़पेपर पब्लिश करा, दूसरा इन्होंने बुक लिखा यंग इंडिया के नाम से, तीसरा इन्होंने थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को फॉर्मुलेट करा वंदे मातरम न्यूज़पेपर में, चौथा इन्होंने पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया लिखा। अब देखो यंग इंडिया हम सुनते हैं गांधी जी का नाम याद आता है, बट ऐसा नहीं है। लाला लाजपत राय जी ने भी यंग इंडिया नाम की बुक लिखी थी, और इस चीज़ को आप क्रॉस चेक कर सकते हो हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इंडियन कल्चर की, इसमें भी अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने यही बताया है कि प्रिंट मीडिया एक इंपॉर्टेंट सोर्स था इन्फॉर्मेशन का। बहुत सारे पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर्स उस टाइम पे पब्लिश हो रहे थे, जिसमें देशभक्ति के मैसेजेस वगैरह स्प्रेड किए जा रहे थे। लाला लाजपत राय जी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाया प्रिंट मटेरियल वगैरह को पब्लिश और सर्कुलेट करने में। तो ये आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने बहुत सारे मैगजीन्स निकाले इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में। और इसी तरीके से जो फाउंडिंग फादर हैं ये इंडियन होम रूल लीग के, इन्होंने यंग इंडिया जर्नल निकाला 1916 में, और ये एक वीकली मैगजीन के ऐसा था इंग्लिश में, और बाद में ये बैन हो गया। और ऑब्वियसली आप इसका रीज़न जानते हो क्यों बैन हुआ, सेडिशियस कंटेंट, है ना। हर बात पे ये लोग सेडिशियस कंटेंट ही लगाते थे, खैर। और इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया नाम की जो बुक है ये भी लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। तो इस हिसाब से सेकंड जो है वो सही है, सेकंड मतलब लाला लाजपत राय जी ने लिखा है, तो मैं टिक लगा रहा हूँ। और इसके अलावा पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया भी इन्होंने लिखा है। पंजाबी नाम की जो न्यूज़पेपर है ये भी इन्होंने लिखी है। तो इस हिसाब से ये 3 तो है, बट हमें पूछा है कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे आंसर सी होगा, ओनली सी, तो 2 आएगा आंसर। क्योंकि जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है ये अरबिंदो घोष जी एडिट करते थे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बिपिन चंद्र पाल जी ने इसे स्टार्ट करा था। तो कुल मिला करके ये लाला लाजपत राय जी से तो जुड़ा हुआ नहीं है, तो सी होगा आंसर। अब बाकी तीनों जुड़े हुए हैं। और इसके रेफरेंस में ये सवाल है जो 2019 में पूछा गया था एमपीएससी में। इन्होंने पूछा था कि कौन सा न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय जी ने स्टार्ट करा था। तो देखो यंग इंडिया है ना, और न्यू इंडिया जैसा कि आप जानते हो ये जुड़ा हुआ नहीं है। यंग इंडिया है बट न्यू इंडिया नहीं है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने स्टार्ट करा था। तो तीसरा सी जो है वो गलत है ना। तो सी गलत है, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। बाकी पंजाबी भी इन्होंने स्टार्ट करा है। अब पीपल को लेके कन्फ्यूज़न है, तो इसका जवाब है कि जो द पीपल है या जो पीपल है वो न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट करा था, ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर जो है 1 बचा, इकलौता एलिमिनेट होकर के ए, बी एंड डी। तो आप पढ़ सकते हो कि लाला लाजपत राय जी ने 3 सिग्निफिकेंट न्यूज़पेपर निकाले, वंदे मातरम के नाम से उर्दू डेली था, और इंग्लिश वीकली पंजाबी के नाम से, और इसके अलावा एक और इंग्लिश वीकली था द पीपल के नाम से। उसके बाद इन्होंने बताया है कि वाइल ही वाज एसोसिएटेड विद द अमेरिकन एडिशन ऑफ यंग इंडिया ही डिड नॉट इस्टेब्लिश इट वाज पब्लिश्ड बाय इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोचो कि इन्होंने तो फाउंड करा है वंदे मातरम को। देखो ये जो कह रहे हैं ना वंदे मातरम न्यूज़पेपर में इन्होंने थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस को फॉर्मुलेट करा था, ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस जो अरबिंदो घोष जी ने फॉर्मुलेट करा है। तो इस हिसाब से जो सी है वो गलत बनता है। तो आंसर इज ऑप्शन 2। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो अरबिंदो घोष जी की जो इंस्टीट्यूट वाली ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ भी आप चेक कर सकते हो कि पैसिव रेजिस्टेंस पे इन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखा, और न्यूज़पेपर का नाम था वंदे मातरम,
ठीक है, स्पेलिंग आप देख सकते हो BANDE है। तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाया गया, एक्सट्रीमली टफ है ये तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो आंसर है ओनली सी होना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेट करके हम और किसी आंसर तक नहीं पहुँच रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि यंग इंडिया नाम की बुक इन्होंने लिखी है, जिसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि सेम नाम के न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह और भी लोग लिखे होते हैं, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे ही पूछ सकते हैं दूसरे एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट करिए। तो देखो इन्होंने क्या कहा है, विच वीमेन रिफॉर्मर्स वर्क डू यू आइडेंटिफाई बाय रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है कि वो विमेन इमेंसिपेशन यानी महिलाओं के उत्थान के लिए इन्होंने शारदा सदन और आर्य महिला समाज में ये एक्टिव थी। दूसरा, गवर्नमेंट ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी 1913 में उनके सोशल वर्क के लिए। तीसरा कि हिंदू लेडी सोशल क्लब इन्होंने फाउंड करा 1894 में। और चौथा ये कि जो इनका वर्क है जो कि विमेन इमेंसिपेशन से जुड़ा हुआ था, इसे ठाकर से और टाटा फैमिलीज ने भी इसमें सपोर्ट करा, फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करके। ऑप्शन है हमारे पास हिंदू लेडी डॉक्टर रखमाबाई, दूसरा पंडिता रमाबाई, तीसरा रमाबाई रानाडे और चौथा है आनंदीबाई जोशी। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि रमाबाई रानाडे जी, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया की फर्स्ट वीमेन राइट एक्टिविस्ट थी 19th सेंचुरी की। और जब सोशल इनइक्वालिटी चल रहा था समाज में, तो इन्होंने एजुकेशन के रास्ते को चुना और हिंदू लेडी सोशल क्लब को फाउंड करा और सेवा सदन सोसाइटी को। तो हिंदू लेडी सोशल क्लब जो है ये फाउंड किया है रमाबाई रानाडे जी ने। तो C 3 के साथ जाएगा, तो आंसर इज ऑप्शन 3 यानी रमाबाई रानाडे। और ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। देखो ये EPFO की एनालिसिस कर रहे थे हम, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये वाला वो सवाल था कि भारत स्त्री महामंडल किन्होंने सेटअप करा इलाहाबाद में। तो याद करो मैंने एक एक चीज़ आपको लिख लिख के हाथ से बताई थी उस टाइम पे, है ना। ये 1910 में सरला देवी चौधरानी जी ने भारत स्त्री महामंडल, रमाबाई रानाडे जी ने लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस जिसे भारत महिला परिषद कहते हैं, पंडिता रमाबाई सरस्वती जी ने आर्य महिला समाज को फाउंड करा, और उसके बाद नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन इन इंडिया ये मेहरीबाई टाटा जी ने, और ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजन्स जी ने। तो ये एक एक स्टेटमेंट हमने डिस्कस करा था, और इसी का फायदा मिलता है जब हम डिटेल में चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फिर ये देखो ये वाला जो सवाल था इसमें पीपल्स रिस्पॉन्स हमने डिस्कस करा। इसके अलावा ये मेंस वाले बैच में भी हमने ये फैक्ट्स डिस्कस करे थे। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो कौन से प्रॉब्लम वो सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। तो पहला कह रहा है कि इंडिगो प्रॉब्लम चंपारण का, दूसरा लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम खेड़ा के किसानों का, तीसरा कॉन्फ्लिक्ट था जो मिल वर्कर और अहमदाबाद के ऑनर जो इस पर्टिकुलर मिल के थे, चौथा एक सेपरेट इलेक्टोरेट क्रिएट करना मुस्लिम्स के लिए। तो ये तो आप जानते हो सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1909 के एक्ट से होता है, जिसे हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। तो इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट तो गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जो डी है वो हमारे आंसर में नहीं आएगा, तो ये हट गया, ये हट गया, अब बचे ये दो। यहाँ भी डी है तो ये भी हट गया, तो आंसर इज 1 A, B and C। तो ये चंपारण वाली बात है, खेड़ा वाली बात है, अहमदाबाद वाली बात है। तो गांधी जी जब 1915 में रिटर्न करते हैं तो सक्सेसफुली हैंडल करते हैं 3 मेजर लोकल स्ट्रगल्स को। पहला चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होता है, यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स फोर्स करते हैं तो इस चीज़ के लिए इसके अगेंस्ट में, और 3 कठिया सिस्टम को अबोलिश कर दिया जाता है। इसके अलावा जो खेड़ा में लैंड रेवेन्यू प्रॉब्लम था, इस चीज़ को भी हैंडल करते हैं क्योंकि क्रॉप फेल कर गया था और गवर्नमेंट ने बहुत ही हाई टैक्सेस डिमांड करे थे। इसके अलावा अहमदाबाद में मिल वर्कर्स को लेके जो मुद्दा था वो भी गांधी जी हैंडल कर रहे थे और सक्सेसफुली उन्होंने हैंडल करा। तो इस वजह से ये तीनों जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन है और आपको मैच करना है चेयरमैन के साथ। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, हमने भी डिस्कस करा है और हर बुक में आपको कवर्ड मिलेगा। देखो सेकंड सेशन कह रहे हैं, तो सेकंड सेशन जो है वो दादा भाई नौरोजी जी प्रेसिडेंट रहते हैं उनके, और फर्स्ट वाला तो वोमेश चंद्र बैनर्जी, और तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और चौथे में जॉर्ज यूल है। तो ये फर्स्ट मुस्लिम है थर्ड वाले, और ये फर्स्ट आप कह सकते हो कि यूरोपियन है जॉर्ज यूल। तो ये दो आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड और फोर्थ वाले। तो ये फोर्थ तो इनके साथ मैच होगा। सेकेंड वाला जैसा कि हमने देखा दादा भाई नौरोजी, और थर्ड वाला जो सेशन है वो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, तो ये 1 के साथ जाएगा। सबसे पहले 3 आ रहा है, फिर 1 आएगा, फिर फोर्थ सेशन में है। फोर्थ सेशन में कौन है? जॉर्ज यूल है, तो सी जाएगा 4 के साथ ना, हाँ सी जाएगा 4 के साथ। और जो फिफ्थ सेशन है इसमें विलियम वेडनबर्न है। तो सबसे पहले 3 है, 1 है, 3 और 1। देखो अगर आपको ये भी पता है तो आंसर निकल के आ जा रहा है। सिर्फ एक भी अगर आपको पता है, सेकेंड सेशन भी अगर आपको पता है तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो सी जो है फोर्थ सेशन जॉर्ज यूल, और जो फिफ्थ सेशन है वो विलियम वेडरबर्न।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें कह रहे हैं कि यमुना की ट्रिब्यूटरी से आपको ईस्ट टू वेस्ट लगाना है। तो ये समग्र बैच के अंदर हमने पूरा पढ़ा है। ये देखो रिवर वगैरह के बारे में हमने सारी चीज़ें समझी थी कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, एंड देन इंडस रिवर सिस्टम पूरा मैप वगैरह के साथ समझा था, है ना। ढेर सारे सवाल उसके बाद देखो ये पूछे गए हैं रिवर ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में कि चंबल केन वगैरह ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना। देन इसके बाद ये बहुत सारे सवाल है जो पूछे गए हैं। इनफैक्ट यमुना के ऊपर भी काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, तो वो भी आप देख लो एक बार। तो ये देखो इसमें वही मैच करने के लिए था रिवर और वगैरह के साथ। फिर ये CAPF में पूछा गया था, और इसमें देखो उन्होंने पूछा था बेतवा रिवर ज्वाइन करती है यमुना को या नहीं, और ज्वाइन करती है तो कहाँ पे करती है। तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और इसके बाद ये क्वेश्चन था जिसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछी गई गंगा की। तो ऐसे सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और ये हमने डिटेल में प्रिपेयर करा था। तो ईस्ट टू वेस्ट की अगर ये बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा देखो वेस्ट टू ईस्ट मैंने आपको याद करवाया है ना। वेस्ट टू ईस्ट से ही हम सॉल्व करेंगे। तो वेस्ट टू ईस्ट क्या है, चंबल सिंध बेतवा केन, ये चार आपको याद करना है। चंबल सिंध बेतवा और केन, चंबल सिंध बेतवा केन। बट यहाँ तो पूछ दिया इन्होंने ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट पूछा है तो हम इस साइड से सॉल्व करेंगे। चंबल सिंध बेतवा और केन, तो आंसर क्या है यहाँ पे 2 होना चाहिए मेरे ख्याल में। ठीक है, आंसर यहाँ पे 2 है। और चंबल सिंध बेतवा केन ऐसे आपको याद करना है। ये सवाल देखो पॉलिटी से है। पहला कह रहे हैं HVR अयंगर जो है ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और दूसरा कह रहे हैं कि ये SN मुखर्जी जो है ये सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तीसरा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव कैलीग्राफर थे। कैलीग्राफर मतलब जो हाथ से लिखते हैं, तो इन्होंने हाथ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, देखो जो कैलीग्राफर की बात है प्रेम बिहारी नारायण राय यादव बिल्कुल सही है ये, तो हमें इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये और ये, तो क्या ये दोनों सही है। देखो HVR अयंगर जो कह रहे हैं कि ये चीफ ड्राफ्टमैन थे, ये भी असल में गलत है, ये सेक्रेटरी जनरल थे, तो इस वजह से ये स्वैप कर दिया इन्होंने। और जो SN मुखर्जी हैं, जो SN मुखर्जी हैं सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, ये हमारे चीफ ड्राफ्टमैन थे, है ना। यानी जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी को चेयर कर रहे थे, तो उसमें ये डिटेल्ड टेक्निकल ड्राफ्टिंग वगैरह कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट की इसमें ये हेल्प कर रहे थे, है ना। BN राव के साथ ये क्लोजली वर्क कर रहे थे, क्योंकि BN राव जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो यहाँ पे आई गेस तीनों ही गलत दे रखा है इन्होंने। तो अच्छा एक सही दे रखा है इन्होंने, सिर्फ C वाला, बाकी दोनों गलत है। तो मेरे ख्याल में आंसर यहाँ पे 1 होगा, ओनली A एंड B। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये इसका सोर्स के आगे लक्ष्मीकांत वगैरह मिल जाएगा, आप देखना फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने दे रखा है। उसके बाद फिर हमने भी डिस्कस करा है, क्योंकि बेसिक सोर्सेज में कवर्ड है ना। ये वाला फैक्ट तो KBC में पूछा गया था, और कई बार भी पूछा गया है अदर एग्जाम्स में भी। देन ये क्वेश्चन देखो, तो इसमें कह रहे हैं ना ऑर्डिनरी बिल सिर्फ मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर लेके आते हैं, और यहाँ दूसरा कह रहे हैं कि जो मनी बिल है ये मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर लेके आ सकते हैं। इस चीज़ को लेके काफ़ी डिबेट हुआ था। तो बात कुछ ऐसी है ना, जस्ट अ सेकेंड, LDCE का मैं क्वेश्चन आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाला सवाल था, हमने डिस्कस करा था यूट्यूब पे। तो इन्होंने कहा मनी बिल के बारे में, पहला कि ये सिर्फ प्रेजेंट रिकमेंडेशन पे लाया जा सकता है, दूसरा है कि सिर्फ मिनिस्टर लेके आते हैं, और तीसरा जो स्पीकर का डिसीजन है कि एक बिल मनी बिल है यानी इसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखो जो सेकेंड स्टेटमेंट है लक्ष्मीकांत और बाकी टेक्स्ट आप देखोगे तो वहां पे इन्होंने सही बता रखा है कि मनी बिल एक इंपॉर्टेंट बिल है, और लोकसभा में सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा ये लाया जाता है। लक्ष्मीकांत वगैरह में दे रखा है। बट अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे ना, तो प्राइवेट मेंबर्स ने भी इंट्रोड्यूस कर रखा है पहले। तो इस वजह से इसे लेकर काफ़ी डिबेट हुआ था। बहुत सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि प्राइवेट मेंबर ने भी इंट्रोड्यूस करा है, तो ये बात कैसे सिर्फ हम कह सकते हैं कि मनी बिल मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेंगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। बट UPSC ने इसका ऑफिशियल आंसर D दिया है, क्वेश्चन ना कैंसिल करा, ना इन्होंने 1 और 3 दिया। अब UPSC स्टैंडर्ड चीज़ों को लेकर चलती है, माइट भी वो एक्सेप्शन है कभी कभार जब प्राइवेट मेंबर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं बिल। तो देखो एक होता है मिनिस्टर, तो मिनिस्टर के अलावा जो मेंबर बैठे हैं ना वो होते हैं प्राइवेट मेंबर। तो यही मेन मुद्दा है कि प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी क्योंकि मनी बिल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, राइट। तो करते तो है, बट अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज चेक करोगे तो सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं। और UPSC ने ऑफिशियल आंसर में D दिया, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी, है ना। मेरा काम है क्लैरिटी के साथ सारी बातें रखना। तो मेरे ख्याल में अगर आंसर वो पूछते हैं तो आपको यही टिक करना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंट वाले UPSC में भी यही आंसर इन्होंने दिया है। तो मनी बिल जो कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर लेके आते हैं, तो आई गेस ये यहाँ पे गलत होता है अगर हम उस इंटरप्रिटेशन के साथ जाए तो, UPSC के स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के साथ। तो सेकेंड अगर गलत है, और पहला तो सही है, ऑर्डिनरी बिल तो कोई भी इंट्रोड्यूस करेगा ना, ऑर्डिनरी बिल नाम में ही ऑर्डिनरी है।
तो आंसर ओनली ए होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन पे जाओगे, हिस्ट्री वगैरह चेक करोगे लोकसभा की वेबसाइट में जाकर के, तो ऐसी बात है कि प्राइवेट मेंबर ने भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी की बात कर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने रिकमेंड करा। पहला कह रहे हैं विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, पंचायत समिति और जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन ऑफ जिला परिषद। देखो इन्होंने कहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो हर जगह पे बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन दे रखी है इन्होंने, है ना। हमने भी कई बार ये डिस्कस करा है, और ये यूपी पीसीएस के टाइम पे भी मैंने आई गेस आपको सारी चीज़ें बताई थी बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में। जैसा कि आप ये अक्सर ही पूछते हैं वैसे तो कमेटी वगैरह के बारे में। ये आप देखो, हाँ CAPF की एनालिसिस मैंने आपको बताया था, ये सारी कमिटीज़ के बारे में पूछ रखा था इन्होंने, तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि पंचायत का एवेल्यूएशन कैसे होता है। 3 टियर पंचायती राज की बात करते हैं, ग्राम पंचायत विलेज पे, है ना, पंचायत समिति ब्लॉक पे, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर अशोक मेहता की कमेटी की हमने बात करी, हनुमंत राव कमेटी की बात करी, GVK राव, है ना, LM सिंघवी कमेटी, गाडगिल कमेटी, एक एक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और इसी के साथ ही ये देखो, जो अगर हम बात करें यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो सबसे पहले 3 टियर पंचायती राज सिस्टम के इस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने बात करी। ग्राम पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगा, पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 3 टियर जो है ऑर्गेनिकली लिंक होने चाहिए। जो विलेज पंचायत है ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा, जबकि जो पंचायत समिति और जिला परिषद है ना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कह रहे हैं जितनी भी प्लानिंग डेवलपमेंट होगी वो इन बॉडीज़ को ही मिलेंगी। देन पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जबकि जिला परिषद जो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी होगी। क्यों? क्योंकि समझ आ रहा है ना ये लॉजिक, ये बीच का लिंकिंग है, और इस वजह से। उसके बाद कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन होने चाहिए जिला परिषद के। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सी जो है वो सही है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चेयरमैन होने चाहिए जिला परिषद के, वो उस कमेटी ने रिकमेंड करा था। तो यहाँ पे अगर सी है वो शामिल है तो ये हट जाता है। फिर ये कह रहे हैं विलेज पंचायत डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ये देखो विलेज पंचायत डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद इनडायरेक्ट के थ्रू। तो पंचायत समिति और जिला परिषद डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। तो इस वजह से जो बी है ना वो गलत है, तो बी गलत है, ये हट गया, ये हट गया। तो आंसर बचा 3, ओनली A एंड C। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, बेसिक बुक अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर आप आंसर कर सकते हो, अदरवाइज देखो गलत होंगे, है ना। तो अगर आपका ये आंसर ठीक हुआ, ये क्वेश्चन ठीक हुआ, दैट मीन्स कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अगर आप हमारे बैच स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें तो गलत नहीं होनी चाहिए, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, और ना जाने कितने सवाल हमने इन कमिटीज़ पे डिस्कस कर रखे हैं पंचायत वाले टॉपिक में। अगला देखो, कह रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज, तो शेड्यूल्स वाला हमने हाल ही में डिस्कस करा था, शेड्यूल पे सारे सवाल मैंने आपको करवाए थे। जस्ट अ सेकेंड, तो ये देखो शेड्यूल्स पे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना, सब कुछ हमने डिस्कस करा था बहुत ही डिटेल में। इतने सारे सवाल जो वो सिर्फ शेड्यूल से है, 1 से 12 शेड्यूल पे अक्सर ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, ये आप देख सकते हो सारा, है ना। और ये समग्र बैच के अंदर हमने डिस्कस किया है, सारा क्वेश्चन हमने लिया है। देखो 9 शेड्यूल के बारे में JKPCS में पूछा गया 2023 में, CAPF में, UKPCS में, CDS में पूछा गया 9 शेड्यूल पे, फिर ये SO का पेपर में, तो सारे ही पेपर में देखो क्वेश्चन पूछे गए हैं शेड्यूल्स पे। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ पे शेड्यूल्स पे क्वेश्चन ना आता हो। और सिविल सर्विसेज में अभी खास तौर से 5th और 6th शेड्यूल पे टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो इस वजह से हमने पूरा 5th एंड 6th शेड्यूल को कंपेयर करके पढ़ा है। बेयर एक्ट के साथ मैंने आपको एक एक शेड्यूल डिस्कस करवाया था। ये देखना आप अभी जो सवाल पूछ रहे हैं रिसेंटली सिविल सर्विसेज के पेपर में, हाँ ये देखो 2004 में पूछा इन्होंने, फिर नहीं ये वाला सवाल नहीं, ये वाला देखो, है ना। ये इन्होंने कहा शेड्यूल एरिया अगर डिक्लेयर करना है 5th शेड्यूल में तो फिर क्या होगा प्रोविज़न। फिर इसी तरीके से यही वाला जो क्वेश्चन है वो CDS में ही पूछा गया था। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हर साल ऑलमोस्ट पूछे जा ही रहे हैं 5th 6th शेड्यूल पे क्वेश्चन। खैर अभी हम दोबारा चलते हैं अपने डिस्कशन पे, और जो अगर ये बात कर रहे हैं ना ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में, कोई शक की बात नहीं है। अगला देखो कौन सा ट्रू नहीं है। पहला कह रहे हैं जो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 26 नवंबर 1949 है। देखो ये जो है ना वो क्या गलत है? हाँ बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को फोर्स में आता है। तो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात इन्होंने गलत दे रखी है, तो आंसर 1 होगा। बाकी सेक्युलर वर्ड आप जानते हो, सेक्युलर इंटेग्रिटी और एक कौन सा वर्ड है, सेक्युलर है, इंटेग्रिटी है और सोशलिस्ट है। ये 3 वर्ड जो है 42nd अमेंडमेंट से जुड़े गए हैं। सोवरेन वर्ड नहीं, सोवरेन तो हमारा देश इनिशियल से ही है ना, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। तो इंडिया इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सोवरेन है, कोई शक की बात नहीं है। तो इस वजह से जो सेकंड है वो सही है। तीसरा जो कह रहा है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, ये भी सही है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये यूएसएसआर से लिया गया, सोवियत यूनियन से, ये भी सही है। पहला गलत है। ये तो आसान क्वेश्चन आप कर लोगे, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। उम्मीद है आपको इस सेशन में बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।